जय हिंद दोस्तों, नेचर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में। उससे पहले मैंने प्रस्तावना पढ़ाई आप लोगों को, तो प्रस्तावना में 2-4 फैक्ट जो बचे हुए हैं ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे पहले प्रस्तावना को किस व्यक्ति ने इसी संविधान सभा में पेश किया था। तो 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू जी ने इसको सबसे पहले कहाँ पेश किया था, तो संविधान सभा में पेश किया था दोस्तों। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या कर लिया था, इसको स्वीकार कर लिया था, अर्थात ये अपना लिया था कि भाई हमारी ये प्रस्तावना होगी। इसके बाद इसमें फैक्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो कौन ऐसे व्यक्ति है जिसने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो N.A. पालकीवाला साहब ने, N.A. पालकीवाला जी ने इसको संविधान का क्या कहा था, परिचय पत्र कहा था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो N.A. पालकीवाला जी ने कहा था। और इसे राजनीतिक लोगों की जो राजनीतिक जन्मपत्री है वो किसने कहा था, तो K.M. मुंशी जी, K.M. मुंशी ने इसको राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जन्मपत्री ये शब्द थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा, K.M. मुंशी ने, और N.A. पालकीवाला ने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा था। और प्रस्तावना जो है मैंने बताया था कि ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रस्तावना कोई भी किसी भी प्रकार की विधायी शक्ति का हनन नहीं करती है, अर्थात विधायी शक्ति को ना तो कमजोर करती है और न विधायी शक्ति ये प्रदान करती है। तो ये प्रस्तावना से संबंधित 2-4 फैक्ट और भी है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे मूल अधिकार के बारे में कि मूल अधिकार से संबंधित हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मूल अधिकार जैसे कि नाम से ही निकल रहा है, फंडामेंटल राइट्स, अर्थात ऐसे राइट्स जिससे हमारे मूल विकास होना है, अर्थात जैसे कह सकते हैं कि जो अधिकार हमारे लिए बहुत ही जरूरी अधिकार हैं उन्हें हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। तो मूल अधिकार, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मूल अधिकारों की टोटल संख्या तो आप लोग जानते ही होंगे, 6 मूल अधिकार हैं टोटल। कितने हैं दोस्तों, तो 6 मूल अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मूल अधिकार जो हैं हमारे मूल संविधान में ही दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये मूल अधिकार वाद योग्य हैं, अर्थात हम इसके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं, अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो सकता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा सकते हैं दोस्तों। आर्टिकल 32, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226, इन दोनों के यहाँ अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जगह जाया जा सकता है यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है। ये कह सकते हैं कि भाई मूल अधिकार एक प्रकार से राज्य के विरुद्ध जो कार्य कर रहा है, राज्य कुछ गलत न करे उसके विरुद्ध गारंटी है, कि राज्यकृत के विरुद्ध गारंटी है मूल अधिकार दोस्तों। अर्थात राज्य के लिए ये नकारात्मक होते हैं, क्योंकि राज्य कुछ गलत न करे नागरिकों के साथ, इसलिए नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसे क्या कहते हैं, मूल अधिकार दोस्तों कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। और टोटल 6 मूल अधिकारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आप लोगों को समझा दूं, तो क्योंकि डायरेक्ट है ये, तो हम लोगों को सबसे पहले भाग, टोटल संविधान में कितने हैं, 22 भाग है। तो 22 भागों में से हम लोग ये तीसरा भाग पढ़ेंगे आज। तो भाग नंबर जो फर्स्ट है, इसमें क्या दिया हुआ है, तो भाग फर्स्ट में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अर्थात कह सकते हैं कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र मतलब इंडिया के बारे में, और इंडिया की जो चीज़ें हैं, जो राज्य हैं, उनके बारे में दिया गया है, भारत के बारे में दिया गया है इसके में। तो ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिया हुआ है दोस्तों, भाग फर्स्ट है। और दूसरा भाग कौन सा है, तो दूसरा भाग जो है ये नागरिकता से संबंधित है। किससे है दोस्तों, नागरिकता से संबंधित है। इसके बारे में हम लोग और कभी देखेंगे, क्योंकि ये अपने यूपीएससी में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि इससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, अर्थात 11 तक दिया हुआ है, भाग 2। तो ये 2 भाग हैं, थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी याद रखना। अब हम लोग भाग 3 जैसे देखना है, तो भाग 3 में जो दिया गया है वो हम लोगों के क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स हैं, अर्थात मूल अधिकार के बारे में पढ़ना है। और ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे, 12 से 35 तक दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनको हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता बहुत है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, हमारे मूल अधिकार हैं,
इनके बारे में कौन कौन से मूल अधिकार दिए हुए हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को 12 से आर्टिकल बताया, तो आर्टिकल नंबर हम लोग 12 थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अनुच्छेद 12 को हम लोग अगर देखें तो 12 में क्या दिया गया है, इसमें राज्य की परिभाषा दोस्तों दी गई है। किसकी परिभाषा? तो राज्य के बारे में बताया गया कि हम लोग राज्य, जो इसमें शब्द बार बार प्रयोग करेंगे, ये राज्य का मतलब क्या है दोस्तों। ये राज्य स्टेट वाला राज्य नहीं है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। संविधान में ज़्यादातर जो राज्य की बात की गई है, स्टार्ट में कहीं पर भी वो भाग 6 छोड़कर, ठीक है, भाग 6 स्पष्ट रूप से राज्य की बात करता है, स्टेट की बात। और जबकि ये राज्य जो है ये पूरे सरकार, अर्थात कह सकते हैं केंद्र सरकार या पूरे राष्ट्र के लिए डिनोट किया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य एक कोई देश होता है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा। तो भाग जो 12 है, इसमें राज्य का मतलब क्या दिखाया गया है, तो केंद्र सरकार की जो चीज़ें हैं, राज्य सरकार की जो भी चीज़ें हैं, और साथ में स्थानीय स्तर पर जो भी संस्थाएं हैं, और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट, स्थानीय स्तर से लेकर और जितने भी बोर्ड वगैरह, निकाय वगैरह, जैसे LIC वगैरह कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो LIC हो गया, ONGC अर्थात कह सकते हैं बेल घेल सेल वगैरह, जितनी महारत्न नवरत्न कंपनियां हैं, ये सारी जो भी सरकारी निकाय हैं, या कह सकते हैं जिस पर सरकारी संपत्ति लगी हुई है या सरकार के द्वारा उस पर काम किया जा रहा है, तो वो सारी संस्थाएं क्या कहलाती हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। तो राज्य की परिभाषा के शामिल की जाएंगी, तो इसके खिलाफ अगर कुछ ये गलत कार्य करती हैं तो लोग, अर्थात मानव नागरिक कहाँ जा सकता है, कोर्ट जा सकता है 32 और 226 के तहत दोस्तों। तो ये राज्य के अंतर्गत सभी चीज़ें शामिल होती हैं, जहाँ पर राज्य की अर्थात देश की संपत्ति लगी हुई है, वो सारी किसमें आती हैं, राज्य की परिभाषा में आती हैं। तो आर्टिकल 12 में ये चीज़ दिया गया है दोस्तों। अगला कौन सा अनुच्छेद है, तो अगला अनुच्छेद हम लोगों का वो 13वां, और 13वां में क्या दिया गया है, तो इसमें विधि की बात की गई है, कानून की बात की गई है, कि जो विधि है अर्थात कानून है, ये मतलब क्या है, इस कानून का मतलब। तो जो मैंने बताया था आप लोगों की, संसद कोई भी कानून बनाती है, संसद हो गया, या राज्यों में विधानमंडल या स्थानीय निकाय से संबंधित किसी प्रकार के नियम बनते हैं, तो नियम हो गया, या कोई भी विधान बनेंगे, या कोई कानून बनेंगे, अधिनियम बनेंगे, ये सारे क्या कहलाते हैं, विधि कहलाते हैं दोस्तों। अर्थात आर्टिकल जो 13 में विधि शब्द का प्रयोग है वो इसके अंतर्गत आता है दोस्तों। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकारों के असंगत हो, अर्थात मूल अधिकारों से मेल नहीं खाता हो। मूल अधिकारों के असंगत स्पष्ट रूप से भाषा की गई है, अर्थात मूल अधिकारों के संगत ना हो, मूल अधिकारों के खिलाफ जा रहा हो, या इसके अधिकार को क्या कर रहा है, अल्पीकरण कर रहा है, या कम करने का प्रयास कर रहा है, अर्थात मूल अधिकारों को कम कर रहा है। तो ऐसे कोई भी कानून या विधि या नियम सारे क्या हो जाएंगे, शून्य माने जाएंगे, अर्थात ये सभी क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ये आर्टिकल 13 स्पष्ट रूप से दोस्तों कहता है, ये हमें याद रखना होगा। तो कह सकते हैं हम लोग कि मूल अधिकारों का हनन यदि होता है या कम होते हैं मूल अधिकार, तो वो सभी नियम का जो भी नियम होंगे या विधान होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे और शून्य मान लिए जाएंगे दोस्तों। अब बात आती है क्या संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो बिल्कुल संविधान संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि ये विधि के अंतर्गत इसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि संविधान संशोधन एक जीवंत प्रक्रिया है, अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, केशवानंद भारती जो मैंने कल बात की थी 1973 वाले जो केशवानंद भारती वाद में, इसमें मूल ढांचे की बात की थी, केशवानंद वाद जो है, तो केशवानंद जो वाद है, इसमें केशवानंद वाद में स्पष्ट रूप से क्या कहा गया था कि भाई मूल ढांचे में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी हैं, हमें उसमें देखना है। और मूल ढांचे का यदि कहीं भी किसी भी प्रकार के, फिर चाहे वो संशोधन क्यों ना हो, अगर मूल ढांचा परिवर्तित होता है दोस्तों, तो ये मूल ढांचे के खिलाफ हो जाएगा, और इसलिए इसको विधि सम्मत नहीं माना जाएगा और ये गैर कानूनी कर दिया जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों। तो कोई भी विधि अगर अल्पीकरण कर रहा है, असंगत है, या फिर मूल ढांचे को परिवर्तित कर रही है, तो वो विधि क्या मान ली जाएगी, शून्य मान ली जाएगी, अर्थात उसे असंवैधानिक या गैर वैधानिक मान लिया जाएगा दोस्तों। ये आर्टिकल 13 कहते हैं। और एक प्रकार से तो ये कह सकते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट इसकी हमारी रक्षा कर रहे हैं मूल अधिकारों की, तो इसी में एक प्रकार से ये निकल के आ रहा है
कि भाई सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए क्या है, एक अभिभावक की तरह है, नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए रोकने जो संरक्षण करती है उसका क्या है, अभिभावक है, अर्थात कह सकते हैं गार्जियन है। तो गार्जियन की बात, अभिभावक की बात भी आर्टिकल कहाँ से निकल के आ जाती है, 13 से निकल के आ जाती है, अभिभावक की तरह। किसकी तरह, अभिभावक। तो अभिभावक अर्थात गार्जियन, तो अभिभावक की तरह है सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद हम लोग सारे के सारे मूल अधिकार देख लेते हैं। तो मूल अधिकार टोटल 6 हैं, मैंने अभी जो बात की है आप लोगों के सामने चर्चा की है, ये टोटल कितने हैं, तो 6 मूल अधिकार है। जैसे पहला मूल अधिकार हमारा है समता का अधिकार। कौन सा दोस्तों, इसी को समानता का अधिकार कहते हैं, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। दूसरा जो हमारा वो मूल अधिकार होगा वो स्वतंत्रता का अधिकार होगा। कौन सा होगा दोस्तों, तो स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा जो मूल अधिकार होगा हमारा ये चलेगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो तीसरा जो होगा किसके विरुद्ध होगा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात शोषण ना हो, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कह सकते हैं इसको, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसके बाद चौथा जो मूल अधिकार होगा ये कौन सा होगा दोस्तों, तो चौथा मूल अधिकार हमारा धर्म की स्वतंत्रता, अर्थात धर्म कोई भी कैसे भी स्वीकार कर सकते हैं, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी किसमें है, इसे मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और साथ में जो पांचवा मूल अधिकार है ये कौन सा है, तो संस्कृति एवं शिक्षा। बेसिकली अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक जो लोग हैं इनको अपनी संस्कृति, अल्पसंख्यक लोग हैं इनको अपनी संस्कृति और भाषा या शिक्षा को बरकरार रखने का अधिकार है। तो अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं शिक्षा को रखने का अधिकार, तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कह सकते हैं। ये है कौन सा, पांचवा। और छठवां कौन सा है, तो संवैधानिक उपचार दोस्तों। कौन सा है, तो संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, अर्थात इसमें बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि भाई हमारा अगर कोई हनन होता है तो रेड दायर करके हम इसको उपचार कर सकते हैं, अर्थात इसकी सुरक्षा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हम लोगों को सारे अधिकार पढ़ने हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक क्योंकि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हम लोगों का भाग कौन, वो अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद समता का अधिकार जो दिया गया है ये अनुच्छेद 14 से लेकर, देखिए 12-13 मैंने बता दिया, तो 14 से लेके ये 18 तक जो आर्टिकल दिया गया है वो समानता का अधिकार है, समानता तक, समानता का है। इसके बाद 19 से लेके 22 तक जो आर्टिकल दिया गया है ये कौन सा है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। और शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है, तो 23वां और 24वां दोस्तों। ये दोनों आर्टिकल किसके लिए है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, ये आप लोग इम्पोर्टेंट है ये भी, तो ये याद रखना 25 से 28 तक है दोस्तों। और ये दोनों 29 और 30 में है, कौन सा, जो है अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और संवैधानिक उपचार कौन सा है, आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 31 नहीं लिया गया है क्योंकि 31 को मूल अधिकार की श्रेणी से 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो मोरारजी देसाई के समय 1978 में हुआ था, इसको 44वें संविधान संशोधन के समय आर्टिकल क्या कर दिया गया है, ये समाप्त कर दिया गया है 1978 में। इसको मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय, तो मोरारजी देसाई की सरकार के समय 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार में संपत्ति का जो अधिकार था, कौन सा अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। अब ये संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, अब ये यहाँ से हटाकर आर्टिकल नंबर 300A या 300 का में रख दिया गया। कहाँ पर रख दिया गया है, 300 का, भाग 13 का हिस्सा है, तो 300 का में कह सकते हैं इसको रखा गया है, शामिल किया गया है, किसको, संपत्ति का अधिकार को दोस्तों। अब ये सिर्फ कानूनी या वैधानिक अधिकार है दोस्तों, ये मूल अधिकार नहीं है, अर्थात कह सकते हैं संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। कौन सा, संपत्ति का अधिकार दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत, तो ये याद रखिएगा। तो आर्टिकल 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था दोस्तों। अब हम लोगों को देखना है कि समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक, इसमें क्या क्या चीज़ें दोस्तों दी गई हैं। तो समानता के अधिकारों को हम लोग देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर अगर 14 की बात की जाए, 14 की बात की जाए, तो इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भैया विधि के समक्ष समानता, किसके समक्ष, तो विधि अर्थात कानून, तो विधि के समक्ष समानता की बात करता है कि समक्ष समानता,
तो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, समानता, ठीक है दोस्तों, और विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ये दोस्तों दोनों शब्द याद रखना है, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। इसमें दोस्तों क्या है, तो विधि के समक्ष समानता की बात कर रहा है कि सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो देशी नागरिक हो या विदेशी, अर्थात कह सकते हैं अपने देश के नागरिकों के लिए और विदेशी व्यक्तियों के लिए भी ये अधिकार दिया गया है। तो विधि के समक्ष अर्थात कानून के सामने सब लोग क्या हैं, समान हैं, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना अमीर है, ना कोई गरीब है, सभी के लिए कानून क्या होगा, समान होगा, अर्थात सभी पर कानून समान रूप से लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं कि भैया ये अमीर लोग हैं इन पर कानून दूसरा होगा और दूसरे लोगों पर दूसरा होगा, या ये इस समुदाय के हैं या ये इस वर्ग के हैं, इसके लिए अलग होगा, दूसरों के लिए दूसरा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कानून के सामने सभी लोग क्या होंगे, सभी लोगों को समानता दी जाएगी। और दूसरा क्या कह रहा है, विधियों का समान संरक्षण, स्पष्ट रूप से कह रहा है कि कानून की नज़रों में सभी लोग समान हैं और कानून का जो संरक्षण दिया जाएगा वो भी सभी को समान रूप से दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि गरीबों को कुछ अलग न्याय दिया जाए और अमीरों को कुछ अलग न्याय दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होगा, क्योंकि विधियों के समक्ष संरक्षण सबको दिया गया है और विधि के समक्ष समान सभी लोग को माना गया है। ये आर्टिकल 14 कहता है। ये ब्रिटेन से विचारधारा ली गई है। कहाँ का है ये, तो विधि के समक्ष समानता कहाँ से है दोस्तों, तो ब्रिटिश मूल का है। ये कहाँ से है, ब्रिटिश का, और ये अमेरिका का है, यूएसए का है। विधियों का समान संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये विधि के समक्ष समानता शब्द कहाँ है, ब्रिटिश का है, और विधियों का समान संरक्षण यूएसए से हमने शामिल किया है। और ये समानता का अधिकार आर्टिकल 14 का कहता है स्पष्ट रूप से। अगला है आर्टिकल नंबर हम लोग कौन सा है, तो 15 है। इसमें क्या कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 15 में स्पष्ट रूप से दोस्तों समझाया गया है कि भाई कोई भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और मूलवंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और लिंग के आधार पर, अर्थात ये 5 चीजें हैं, धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा, अर्थात भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी प्रजाति का हो, तो या फिर किसी भी मूलवंश का हो, अर्थात किसी भी प्रजाति, और किसी भी जन्म स्थान अर्थात किसी भी स्थान पर रहता हो, किसी भी राज्य का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी राज्य क्षेत्र का हो सकता है, किसी भी लिंग का हो सकता है, अर्थात कह सकते हैं स्त्री, पुरुष या ट्रांसजेंडर में से कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति, तो किसी भी प्रकार का इनके विरुद्ध क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। सभी लोग कानून के सामने क्या होंगे, समान होंगे, संविधान के समक्ष समान है, सभी को बराबर अधिकार दिया जाएगा दोस्तों। तो स्पष्ट रूप से आर्टिकल नंबर 15 कहता है। और 16वां आर्टिकल जो हमारा है, तो लोक नियोजन में, अर्थात सरकारी जो रोजगार होता है, लोक नियोजन कह सकते हैं, सरकारी जो नौकरियां होती हैं, तो इसमें जो भर्ती की जाती है उसमें अवसर, लोक नियोजन में अवसर की समानता, क्या कहा गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात सभी लोगों को फॉर्म भरने की आज़ादी होती है कि नहीं होती है दोस्तों, अर्थात किसी भी प्रकार का फॉर्म हो, अगर एलिजिबल हैं आप उसके लिए तो वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि नौकरियों का अवसर सभी को दिया जाएगा, वो किसी भी धर्म जाति विशेष को नहीं दिया जाएगा, वो सभी के लिए समान रूप से है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है आर्टिकल नंबर 16 दोस्तों। तो ये याद रखना है, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, यही पॉइंट पकड़ने हैं दोस्तों, शब्दों को पकड़ना है हमें, सारी चीजें नहीं याद रखनी होती, केवल शब्द याद रखना होता है, क्योंकि हमें टिक करना है ऑप्शन को, तो इन्हीं को याद रखना है। तो विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14। और 15 में क्या है, धर्म, जाति, मूलवंश, जन्मस्थान, लिंग, 5 चीजें हैं, धर्म, जाति, मूलवंश, जन्मस्थान, लिंग, और 5 से 15, ठीक है, याद रखना, 5 लास्ट में है। तो 5 चीजों में क्या किया गया है, विभेद ना करने की बात की गई है। और 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात सभी लोग पार कर दिए जाएंगे, अभी अर्थात सभी लोगों को बराबर अवसर दिया जाएगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 17। तो 17 में क्या दिया गया है दोस्तों, तो इसमें दिया गया अस्पृश्यता का अंत करने की बात की गई है। अस्पृश्यता का क्या किया जाएगा, तो अंत किया जाएगा, अर्थात छुआछूत को नहीं माना जाएगा दोस्तों।
आप लोग जानते होंगे कि जातियों में छुआछूत का सिस्टम बहुत चलता है, तो छुआछूत ना हो इसके लिए संविधान में मूल अधिकार में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छुआछूत अर्थात अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं मानी जाएगी दोस्तों। और फिर अगर कोई छुआछूत करता है तो वो कानून के सामने दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहे, अर्थात कह सकते हैं उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों, याद रखिएगा, कारावास भी हो सकता है। तो छुआछूत के अंत करने की बात की गई है आर्टिकल 17 में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 17 अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत नहीं, ठीक, अंत है इसका। और अगला कौन सा है, तो 18, इसमें क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत दोस्तों, अर्थात जो भी उपाधि रख लेते हैं लोग, उपाधियों का अंत, जो किसी प्रकार, जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजा परमाधिराज, कहीं महिषासुर, कहीं ये कहीं वो, इस टाइप से कोई अब उपाधि सिस्टम नहीं चलेगा। किसी भी प्रकार की उपाधि रखने का अधिकार किसी को नहीं है दोस्तों, सभी लोग समान नाम रखें, क्योंकि तो सभी लोगों के लिए समानता का अधिकार है। केवल 2 चीज़ों में अपवाद रूप से छूट दी गई है, एक है सेना और दूसरा है शिक्षा। तो सेना और शिक्षा में अभी भी उपाधियां रख सकते हैं, जैसे आप लोग लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह, ये सब जनरल वगैरह, और मार्शल आर्शल, इस टाइप से नाम रख दिए जाते हैं। सेना में छूट दी गई है, और शिक्षा में जैसे डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, तो ये सारी थोड़ा सा शिक्षा में छूट दी गई है। बाकी किसी भी प्रकार की उपाधि धारण करने का अधिकार नहीं है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, ये समानता का अधिकार सारा कंप्लीट होता है हमारा। तो विधि के समक्ष समानता है, विधियों का समान संरक्षण, धर्म जाति लिंग वचन, लिंग के आधार पर या मूल वंश और जन्म स्थान और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 में कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 में कहता है अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत की बात करता है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं कौन सा वो मूल अधिकार, तो मूल अधिकार नंबर स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा। तो मूल अधिकार दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये मैंने बताया आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 तक है, तो हम लोगों को 19 से 22 तक देखना है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें क्या चीज़ें चलेंगी, तो इसमें हम लोग देखना है, सबसे पहले ही देखते हैं तो आर्टिकल नंबर 19 की बात करते हैं। तो 19 में क्या दिया गया है, तो 19 का पहले का से देखते हैं। इसके कुल 6 मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकारों की बात करते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा और छा दोस्तों, चा नहीं है, चा हटा दिया गया है। तो इसके 19 के फर्स्ट के का में क्या दिया गया है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कौन सी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ है, अर्थात बोलने का और कुछ भी अभिव्यक्त अर्थात विचार रखने का अधिकार होगा, अभिव्यक्ति का अधिकार होगा, अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता भी किस में दिया गया है, इसी में दिया गया है दोस्तों। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी किस में है, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में दिया गया है, किसमें, आर्टिकल 19 के 1 में, ठीक है दोस्तों। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 1 का है दोस्तों। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ये सारी इसी से लिए गए हैं, इसी में शामिल कर दिए जाते हैं दोस्तों 19 के 1 में। ये का केवल ये है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला है खा, क्या कह रहा है, तो सम्मेलन बुलाने का अधिकार, अर्थात किसी भी प्रकार का सम्मेलन बुलाना है तो उसका अधिकार दिया गया है, कौन से आर्टिकल में, तो 19 के 1 का खा, अर्थात 19(1)(b) में दिया गया है, कौन सा अधिकार, सम्मेलन बनाने का अधिकार। और दूसरा है संघ, तीसरा है संघ बनाने का अधिकार, अर्थात संगठन या गठन करने का अधिकार दिया गया है तीसरे में। और चौथे में क्या है, घूमने या विचरण करने का अधिकार, कौन सा है, चौथे में विचरण का अधिकार, विचरण या घूमने का अधिकार दोस्तों, ठीक है, कहीं भी घूमने का अधिकार दिया गया है। और इसमें अंगा में 5वां है, और 5वें में क्या दिया गया है दोस्तों, तो कहीं भी निवास करने का अधिकार है, अर्थात आप कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी राज्य में रह सकते हैं दोस्तों। और अगला कौन सा है, तो अगला है आजीविका का अधिकार, अर्थात किसी भी प्रकार की आजीविका चलाने की या व्यापार करने का अधिकार है, इसी को हम लोग भाषा में दूसरे कहते हैं वृत्ति का अधिकार दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। तो कौन कौन सा है आपका, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई 19 के 1 के का में, और खा में सम्मेलन, गा में संघ का अधिकार, संघ बनाने का या संगठन बनाने का, घा में विचरण का या घूमने का अधिकार, अंगा में निवास
निवास करने का, कहीं भी निवास कर सकते हैं आप लोग। और 6 में आजीविका एवं वृत्ति का अधिकार, और 4 वाला हटा दिया है, संपत्ति का अधिकार था उसमें, संपत्ति रखने का अधिकार या कमाने का, तो वो हटा दिया गया है दोस्तों। याद कैसे रखेंगे, देखो वाक एवं अभिव्यक्ति, तो का से याद रखना है, का में वाक में देखो का लगा हुआ और कहीं नहीं लगा, ठीक है, तो वाक का अभिव्यक्ति। और खा में क्या है, सम्मेलन का अधिकार है, अर्थात जब एक से दो लोग मिलेंगे तभी तो सम्मेलन होगा, कहने का मतलब, तो 2 लोग भी हो गए तो सम्मेलन, मतलब 2 लोग अर्थात 2 मिलना है तो 2 में है, अर्थात 19 के पहले के 2। और ग में है संघ बनाने का अर्थात संगठन बनाने का अधिकार, तो संगठन में देखिए गा लगा है, गा गठन, गा से गठन। और घा घूमने, मैंने जानबूझ के लिखा है ये, तो घूमने का अधिकार, विचरण का अधिकार। अंगार निवास, कहीं भी जाके निवास कर लीजिए आप, ठीक है। और छा छाता में क्या है, आजीविका का अधिकार, कहीं भी जीवन, चा छा ऐसे याद रखना, जीविका, ठीक है। तो आजीविका का अधिकार कौन से है, तो आइए नंबर 6वां है, तो इसका 19 के 1 का। तो ये दोस्तों हम लोगों के मूल अधिकार, इसके आगे का पार्ट और आगे देखेंगे अगली क्लास में, क्योंकि बड़ा लंबा खिंच जाएगा फिर, तो आगे का देखेंगे आगे की क्लास में। स्वतंत्रता का अधिकार बताऊंगा, फिर शोषण के विरुद्ध, फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद जो संख्यकों के लिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, और संवैधानिक उपचार और रिटों के बारे में दोस्तों हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो उसका वेट करिए और इसको ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए जो समझ में ना आ रही चीज़ें, और कुछ समझ में ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।